हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। दैट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड कीटोन्स फैमिली। सो इन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन व्हाट यू डू इज यू टेक अ कीटोन। आपने एक कीटोन लिया है एंड this ketone is allowed to react with a peroxy acid, say peroxyacetic acid. This ketone is allowed to react with a peroxyacetic acid. मैं structure पूछूंगा आपसे immediately. Peroxyacetic acid, and then this compound is converted or transformed into an ester. So this conversion of a ketone into an ester by the use of a peroxyacid, say peroxyacetic acid, this conversion method, इस रिएक्शन का नाम होता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। सो पेरोक्सीएसिटिक एसिड की जगह पे आप यहाँ पे मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप यहाँ पे PTFA पेरोक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ पेरोक्सी एसिड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, पेरोक्सी एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एनी चाइल्ड, कोई बच्चा जो मुझे बता सके। पेरोक्सी एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर आप ये बनाएंगे CH3 and then C double bond O and OOH. This is a peroxyacetic acid, right? So this is known as Baeyer vinegar oxidation. आप चाहे तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या? एक दूसरा कीटोन लेके देखते हैं। यहाँ पे say we have taken a ketone like this C2H5 and then was what else? C double bond O and C2H5, same peroxyacetic acid treatment, or I said any other peroxy acid, and the product is, जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से एस्टर बनेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट है, एस्टर इज नेम्ड एज एथाइल एंड देन प्रोपेनोएट, एस्टर बनेगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरोक्सी एसिटिक एसिड से एक ऑक्सीजन निकल के कार्बोनाइल कार्बन और इथाइल ग्रुप के बीच में सैंडविच हो जा रहा है, घुस जा रहा है उसके बीच में। दैट oxygen which is coming from peroxy acid is getting sandwiched between the carbonyl carbon. This is the carbonyl carbon and alkyl group. ध्यान रखना आपको इस बात का, you understand? कार्बोनाइल कार्बन और इथाइल ग्रुप के बीच में आके ये सैंडविच हो गया है। तो हम हमेशा जानना चाहेंगे, we intend to know what is the mechanism of this reaction, how this reaction is taking place presently. So we will quickly move to the mechanistic aspect of this reaction. What is happening in this reaction? हम लोग इसके mechanism के बारे में बातचीत करेंगे. So next part is the mechanism of Baeyer vinegar oxidation. I hope you have written in your notebook this. So now we will talk about the mechanism of this reaction. So mechanism is, you write quickly, mechanism acetone and this is approached by a peroxyacetic acid, right? Peroxyacetic acid. Label these oxygens as O18 and O16 respectively. मैंने कहा इन ऑक्सीजन को आप O18 एंड O16, O18 इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, इससे लेबल कर देंगे। एंड नाउ व्हाट यू कैन सी हियर इज O18 ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू?
सो जब ये O18 का लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, व्हाट हैपेंस सब्सिक्वेंटली, पाई बॉन्ड माइग्रेट्स एंड व्हाट डू यू गेट इज CH3 and what else, CO negative, and what else this CH3 is keeping intact, and O, C double bond O and CH3, and then there is a hydrogen and then there is a positive charge. Quickly show this and please mention ये O18 वाला ऑक्सीजन है. The labeled oxygen is O18 and this is O16. Please mention this. This is विजिबली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कौन सा ऑक्सीजन अटैच हुआ है? O18 वाला ऑक्सीजन अटैच हुआ है. यू हैव टू थिंक एंड यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स कि O18 वाले ऑक्सीजन ने ही क्यों अटैक किया है. O16 वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर क्यों अटैक नहीं करता? ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है. दिस इज अ क्वेश्चन जोन. ये इसके बारे में आप सोच के मुझे बताएंगे. यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द चैट बॉक्स. So right now next what happens, this is immediately undergoing fast proton loss. So now what happens, CH3 and then CO negative and then CH3 and what else, O and C double bond O and CH3 and this is O18 and this is O16. Now what happens, negative charge moves inside. जब ये वाला नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ मूव करके आएगा तो इस कार्बोनाइल कार्बन की वैलेंसी 4 से बढ़ के 5 हो रही है. कोई एक अल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से इस ऑक्सीजन O18 की तरफ, बिकॉज इसके साथ एक बहुत ही अच्छा डिसेंट लीविंग ग्रुप अटैच. एरो 1, एरो 2 एंड एरो 3 इवेंचुअली 1 2 3 एरो पुश एंड पुल एक साथ दिखाना है आपने. तो व्हाट इज ऑब्टेन्ड इज, क्या बनता दिख रहा है यहाँ पे आपको बनता दिख रहा होगा C एंड देन डबल बॉन्ड O एंड देन CH3. यहां तक क्लियरली बात समझ में आ रही है. नाउ व्हाट हैपेंस, इसके इस साइड वाला जो मिथाइल ग्रुप था, मे बी द लेफ्ट हैंड साइड मिथाइल ग्रुप दैट हैज माइग्रेटेड टू O18 एंड देयर बाय गिविंग राइज टू एन एस्टर. और साथ में यहाँ पे एक एसीटेट एंड रिलीज हो रहा है. एज आई टोल्ड यू, जैसा कि आपको पता है, जैसा मैंने बताया आपको, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है. सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. यू हैव टू क्विकली नोट इट डाउन एंड यू हैव टू चेक. अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पूरे मैकेनिज्म में क्या आपने कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया? आंसर इज यस, आपने कन्वर्ट कर दिया. क्या इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है लेबल्ड ऑक्सीजन जो है परऑक्सी एसिटिक एसिड का, जो O18 वाला लेबल्ड ऑक्सीजन है, O18 वाला लेबल्ड ऑक्सीजन, आई एम रेफरिंग टू दिस, क्या ये इस एस्टर फॉर्म्ड का हिस्सा है? आप बोलेंगे हाँ जी ये पार्ट है इस एस्टर का. सो O18 ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये O18, दिस इज वेरी विजिबल. नाउ द लास्ट पॉइंट इज, सपोज आई आस्क यू, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पूरे रिएक्शन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, व्हाट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, देन यू हैव टू टेल मी द आंसर. The answer is, it is the migration of alkyl group from carbonyl carbon to this oxygen. This migration of alkyl group is the rate determining step of the reaction. Loud and clear. Note it down clearly. So this is the mechanism for this Baeyer vinegar oxidation reaction. Quickly note it down and you can always ask your question in the comment box. That's part 2 for this reaction. Quickly note it down. Now children, we will go to the last part of this reaction, जिसमें हम एक अनसिमेट्रिकल कीटोन पिक करेंगे और चेक करेंगे क्या प्रोडक्ट बनता है और किस अल्काइल ग्रुप का ज़्यादा बढ़िया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है. सो नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक एन अनसिमेट्रिकल कीटोन. एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने कहा आपसे, हमने एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेना है. यहाँ पे unsymmetrical ketone is one side you have methyl, another side ethyl. The nature of alkyl groups are different, and then this is allowed to react with peroxyacetic acid as we have taken earlier, जैसा हमने पहले लिया था. और these oxygens, they are labeled as it is O18 and O16, oxygen lone pair. So now what is happening, क्या होता है यहाँ पे,
ऑक्सीजन 18 का लोन पेयर अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड माइग्रेट करता है. सो नाउ व्हाट वी शो वेरी क्विकली इज CH3 and C and O negative and C2H5, and then there is an oxygen, and then there is one more oxygen, then there is a C double bond O, CH3, this is O18, this is O16, this is attached to a proton, this is still attached to a proton with a positive charge. Quickly, quick, fast, show this. Quickly there is a fast deprotonation, प्रोटॉन निकल के बाहर चला जाएगा यहाँ से. सो यहाँ से प्रोटॉन निकाल के बाहर कर लेंगे. सो नाउ व्हाट वी डू इज वी डू द चेंजेस. हम कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे. CH3 and C and O negative and C2H5, and quickly what else, O and C double bond O and CH3, right? This is O18 and this is O16. Now this negative charge is coming back and carbon will release either of methyl or ethyl. अपनी टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए मिथाइल इथाइल दोनों में से एक बाहर निकलेगा यहाँ से. किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा बढ़िया दिखता है आपको, मिथाइल का या इथाइल का? यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. मेरा मानना ये है कि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा O18 के ऊपर, तो O18 के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. Now you are asking why positive charge, teacher? Any guesses? पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है भैया? पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ रहा है चूंकि ये बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप है एसीटेट आयन. ये छोड़ के जाना चाहता है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा O16 नेगेटिव है तो O18 के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना भाई. तो जब O18 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये कि उस पॉजिटिव चार्ज को जो ज्यादा अच्छे से अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को जो अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज करेगा, वही माइग्रेट करके आएगा. सिंस इथाइल इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आई एम सेइंग इथाइल इज more electron donating, so it is ethyl group which would be subsequently migrating to this oxygen, and then this acetate ion leaves off. So which has better migratory aptitude? That alkyl group has better migratory aptitude, which is more electron releasing in nature. So now what is obtained is this is converted into CH3 and maybe C double bond O, और क्या बन जाएगा बच्चे यहाँ पे, O के साथ C2H5 आ जाएगा. So we are getting ethyl ethanoid and साथ में acetate ion बना के दिखा देंगे. So which has better migratory aptitude? Whichever group which has more electron donating capability is having better migratory aptitude. This is very important. So according to this rule, hydrogen is having better migratory aptitude than an ethyl group, which in turn is having a better migratory aptitude than a methyl group. मोटा मोटा ये ले सकते हैं आप इस तरीके से. So this is the order of migratory aptitude in Baeyer-Villiger oxidation. So this is Baeyer-Villiger oxidation in case of unsymmetrical ketones. Baeyer-Villiger oxidation which has better migratory aptitude, that alkyl group has better migratory aptitude which is more electron donating in nature. This is another important part of Baeyer-Villiger oxidation. Now we will quickly move to some questions on Baeyer-Villiger oxidation, this topic. Quickly note it down. So now dear students, back to the application part, the last portion of Baeyer-Villiger oxidation. I will give you some simple questions on Baeyer-Villiger oxidation. You have to quickly tell me what are the products formed in each case. So suppose I have taken the compound as CH3 CHO, an aldehyde, and this is allowed to react with peroxyacetic acid. Peroxyacetic acid. So can you quickly tell me what is the product formed in this reaction? Can you quickly tell me what is the product formed in this reaction? This
एसिटैल्डिहाइड, इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग सिर्फ कीटोन ले रहे थे, मैंने थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज किया, मैंने एल्डिहाइड ले लिया। मैंने आपसे एक बात की है थोड़ी देर पहले कि किस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा बढ़िया होता है, एल्काइल का या हाइड्रोजन का, एंड वी हैव रिटन प्रीवियसली हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा बढ़िया होता है। सो इस रिएक्शन में the product obtained is not an ester, rather it is interestingly a carboxylic acid, and acid, carboxylic acid, ethanoic acid is obtained like this along with acetate ion from the peroxyacetic acid. This is converted into acetate ion and we are getting a carboxylic acid. So this is application number 1, quickly note it down. So we have taken an acetaldehyde and using Baeyer-Villiger oxidation, peroxyacetic acid, we have converted acetaldehyde into acetic acid or ethanoic acid. This is application number 1. Application number 2 is, suppose you have taken again a ketone like this, which is, I think you must be telling me कि ये एक सिमेट्रिकल कीटोन है, और इस सिमेट्रिकल कीटोन को अगर आप पेरोक्सी एसिटिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, सेम रिएजेंट मैं बार बार एक ही रख रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो फर्दर। पेरोक्सी एसिटिक एसिड की जगह पे आप दूसरा कौन सा पेरोक्सी एसिड ले सकते हैं? इफ एनी चाइल्ड कैन टेल मी। दूसरा पेरोक्सी एसिड जो ले सकते हैं वो होता है मेटाक्लोरोपेरोक्सी बेंजोइक एसिड और मे बी PTFA, एज आई टोल्ड यू। सो नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड? ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक साइड पे सैंडविच हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन। अगर ऑक्सीजन यहाँ सैंडविच होता है देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज समथिंग लाइक दिस, OC double bond O and cyclopropyl ring. So this is a cyclopropane carboxylate. Quickly note it down. Now we have taken a symmetrical ketone. Now I am giving you one more example. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल जिसमें कीटोन कुछ इस टाइप से लिया गया है, CH3 and then C double bond O and then again a benzene ring, and then there is a nitro group, and then if I ask you if it is treated with peroxyacetic acid क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? तो अनसिमेट्रिकल कीटोन ये है और आपने चेक ये करना है कि इन दोनों ग्रुप में ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा, विच इज हैविंग मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. तो आई थिंक मिथाइल विथ बेंजीन रिंग इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी than a nitro group attached to a benzene ring. So this is having better migratory aptitude. So oxygen will be getting sandwich on this side only. So what is the product obtained is a methyl and a benzene ring, and what else? O, and what else? C double bond O, and what else? Benzene ring, and what else? Nitro group. So this is the product obtained, nitro. You can draw it like this, nitro here. Is that visible to all of you? That is nitro. I have highlighted that, and O2. Is that okay to? The compound is, we have taken a ketone like this. This is question number 4. This is, consider this as a homework, and this is a cyclic ketone, and this is allowed to react with metachloroperoxybenzoic acid, and you have to tell me what is the product form in this reaction. So consider this as a homework. So this is all about the topic Baeyer-Villiger oxidation to you. Quickly revise and do well in your forthcoming JEE and NEET examination. So the today's topic is, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल के बारे में बातचीत करेंगे. That is again an important topic. इसको डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके बात करेंगे बेटा. जैसे पहला सेगमेंट है सेटअप ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल सेटअप कैसे करते हैं, देन वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, देन द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल की मदद से EMF कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन. देन नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू कैलकुलेट equilibrium constant accompanying a cell reaction or a galvanic cell reaction, and the last and the final part is how to calculate the entropy change accompanying a galvanic cell reaction and how to calculate the efficiency of a galvanic cell.
So these are the 5 prominent parts we will cover one by one for galvanic cell today. So start today, and any child who can tell me what is a galvanic cell. क्या आप मुझे galvanic cell का definition दे सकते हैं? तो galvanic cell का definition ये बनता है, it is an electrochemical device. I said electrochemical device in which some electrical energy or flow of electrons is developed at the cost of some chemical energy. Or what is chemical energy? Energy derived from a redox reaction. So those electrochemical devices in which chemical energy is transformed into electrical energy or flow of electron is galvanic cell. Loud and clear. So now we are going to talk about galvanic cell. We have taken two containers, 1 and 2. Draw it very clearly. In this container, we have taken a zinc rod being dipped in zinc sulfate solution. इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे आपने जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया है. दूसरे वाले कंटेनर में क्या करना है, आपने एक कॉपर का रॉड लेना है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखना है इसको. कॉपर इन कॉपर सल्फेट, जिंक इन जिंक सल्फेट. पॉइंट नंबर 1 सेटअप. नाउ वन एडिशनल इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विथ यू इज जिंक का जो SRP वैल्यू होता है. SRP इज व्हाट? SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. सो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है, दैट वैल्यू इज -0.76 वोल्ट. दिख रहा है आपको का ये हिस्सा आपको? मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको. -0.76 वोल्ट. और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल SRP वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये होता है बेटा +0.34 वोल्ट. क्विकली नोट इट डाउन. जिंक -0.76 एंड कॉपर इज +0.34 वोल्ट. दोनों में से बड़ा कौन है? विच इज बिगर? ऑब्वियसली कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बड़ा है. जब कॉपर का SRP का वैल्यू बड़ा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, उसके रिडक्शन की एबिलिटी टेंडेंसी ज़्यादा होगी. और क्योंकि इसके रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए जिंक पे जहाँ SRP का वैल्यू कम है वहाँ ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी. सो व्हेन दे आर क्लब्स टुगेदर, कॉपर हैज़ अ क्लियर कट टेंडेंसी टू gain electron, copper 2+, and zinc has a clear cut tendency to lose electron. So loss or gain of electron is decided on the basis of their SRP values. So loss or gain of electron is always a relative tendency, not absolute. So presently, get back to this. So now we have decided zinc has an ability to lose electron. So zinc will lose electron. Zinc is losing electron like this. Zinc 2+ +2 electron, and copper 2+ is gaining 2 electron. Copper 2+ is coming from solution copper sulfate. Zinc 2+ is coming from zinc sulfate. Mention this. Now copper 2+ is gaining electron. It has an ability to gain electron. So what is happening? यहाँ पर आपके पास चूंकि जिंक रॉड ने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लूज किया है, रादर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है. सो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर नेचुरल टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है. सो इफ वी कनेक्ट देम थ्रू अ वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर प्लेट. आई सेड इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर प्लेट. क्विकली नोट इट डाउन. एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपसे कहा अभी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर प्लेट, बट दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर अ वेरी small time period, very transient.
वाई? बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा यहाँ पे, ये जिंक 2 पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं करने देगा। सो इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लो कर पाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली कॉपर 2+ भी यहाँ से फ्लो करने की कोशिश करेगा, बट इवन कॉपर 2+ इज अट्रैक्टेड बाय सल्फेट आयन। सो बहुत सारे कॉपर सल्फेट को जाने का परमिशन नहीं है कॉपर वाले प्लेट के ऊपर। सो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने डिसाइड किया, ये थोड़े समय के लिए हो रहा है। सो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ये जो थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस बात को ओवरकम करने के लिए आप क्या कोई सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं मुझे? क्या सोल्यूशन हमें बनाना चाहिए? हमें ये सोल्यूशन चाहिए किसी तरीके से जो यहां पर एक्सेस जिंक 2 पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो गया है, अगर हम उसको निकाल ले यहाँ से एक्सेस जिंक 2 पॉजिटिव आयन को, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा जिंक टू कॉपर प्लेट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, इस साइड में प्रॉब्लम किस वजह से है? एक्सेस सल्फेट आयन की वजह से। अगर मैं सल्फेट आयन को बाहर निकाल दूं यहाँ से, सो ये कॉपर 2+ बेहद आसानी से इस कॉपर प्लेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो वी हैव टू रिमूव जिंक 2+ आयन फ्रॉम दिस एंड सल्फेट आयन फ्रॉम दिस electrolytic solution. So for removal of these ions, excess ions, we introduce the concept of salt bridge. Salt bridge is basically is an apparatus. Salt bridge is an apparatus which is a mixture of agar jelly plus some certain electrolyte like KCl or KNO3 or ammonium nitrate, etc. Write it very clearly, loud and clear, etc. So salt bridge हमने एक बनाया है, लिया है यहाँ पे। और salt bridge का कंपोजिशन क्या है? इसमें आपने अगर जेली के साथ KCl या KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया है। बहुत सिलेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, ये अभी इमीडिएटली देखेंगे हम लोग। सो कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एगर जेली प्लस KCl और KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट। क्विकली नोट इट डाउन, then we will proceed ahead. So quickly note it down now. Told you must have quickly noted it down that salt bridge is a combination of agar jelly plus some of the selected few electrolytes. Why only few electrolytes are taken in salt bridge? This is again an important question. Keep this question as it is in your notebook. You can always ask this question from me in the chat box or directly message me, or we can directly talk about this. So now getting back, we have taken agar jelly along with KCl. So this K+ ion and Cl- ion, this K+ ion migrates towards the excess sulfate ion, combines and gives rise to potassium sulfate, thereby removing the excess sulfate ion. पोटेशियम आयन किस तरफ माइग्रेट करके जा रहा है? उस तरफ माइग्रेट करके जा रहा है जहां पर एक्सेस ऑफ सल्फेट आयन है। सिमिलरली जो क्लोराइड आयन है KCl वाला, वो उसके पास जाएगा, उस सॉल्यूशन के पास जहां पर एक्सेस ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, और उसको जिंक क्लोराइड, न्यूट्रल जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। सो नाउ जो एक्सेस आयंस थे उसको आपने रिमूव कर दिया है। जब एक्सेस आयंस रिमूव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव अचीव्ड इज, यू हैव अचीव्ड दैट at the cost of this reduction, this oxidation and reduction reactions, I would repeat, at the cost of this oxidation, loss of electron, oxidation and reduction reaction, इस redox reaction के कॉस्ट पे आपने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर दिया है। और इस पूरे सेटअप को आप गैल्वेनिक सेल का नाम देते हैं। ये सिंपलेस्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसका नाम आप डेनियल सेल भी देते हैं। So this is a simplest of galvanic cell known as Daniell cell. So quickly note it down. This is the setup arrangement of a galvanic, simplest galvanic cell, which is known as Daniell cell. So getting back here, as you have
seen the setup of a galvanic cell. We will quickly look at the working part of this galvanic cell. अब हम लोग इसके working part के बारे में बात करेंगे. इसको आप लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के नाम से बुला सकते हैं. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड इलेक्ट्रोड. और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे अभी आपने देखा क्या रिएक्शन हो रहा था. लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे जिंक वाज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन. Right hand electrode, copper was gaining electron. Loss of electron is oxidation. जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है कन्वेंशनली उसको आप एनोड के नाम से बुलाते हैं. और क्योंकि इस एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसलिए इसको आप कभी कभी नेगेटिव प्लेट भी बोल सकते हैं. सो दिस इज अ नेगेटिव प्लेट. और ये इसका परफेक्ट वाइज वर्सा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है. जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको आप कैथोड के नाम से बुलाते हैं. और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग विड्रॉन अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड्स, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज समटाइम्स एज पॉजिटिव प्लेट. सो ये पॉजिटिव प्लेट भी बोलते हैं. यू कैन पुट द साइंस लाइक दिस. दिस इज पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज लेबल्ड एज नेगेटिव प्लेट. यू कैन शो इट लाइक दिस. So now what is happening at the left hand electrode? We are talking about the working part. So left hand electrode पे क्या हो रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन. Is that clear to you? Zinc is losing 2 electron, getting converted into zinc 2+ ion. राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है बेटा? राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे, एट राइट हैंड इलेक्ट्रोड आप ये देखिए बच्चे क्या हो रहा है यहाँ पे. कॉपर 2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिविंग राइज टू कॉपर. So what is the overall cell reaction? What is overall cell reaction? We can say zinc plus copper 2+ giving rise to zinc 2+ plus copper. So this is the overall cell reaction taking place. You have to add both these reactions. So left hand electrode पे क्या reaction हो रहा है? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? और इन दोनों को आप सम कर देंगे, आपको दिखेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है. इतनी बात क्विकली नोट डाउन कर लेंगे. नाउ इस सेल को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज दैट शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन? जिंक सिंगल बार जिंक 2+. कई बार बच्चे पूछते हैं टीचर ये सिंगल बार क्या रिप्रेजेंट करता है? This single bar represents the solid liquid interface. यहाँ पर जो solid और liquid का interface है, ये जो solid zinc का rod liquid electrolyte zinc sulfate में dissolve है, उस interface को represent करने के लिए single bar का इस्तेमाल करेंगे. Then there is a double bar which is representing salt bridge. Then copper 2+ is getting converted into copper. So zinc is a solid, zinc 2+ is an aqueous solution, copper 2+ is an aqueous solution, and copper is a solid. So this is a shorthand representation, the last portion about the working of a galvanic cell. So galvanic cell के बारे में आपने 2 बातें सीखी. पहली बात क्या सीखी आपने? एक तो इसका सेटअप कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है. ये पहले बहुत कम समय के लिए ऑपरेटिव होता है, बहुत कम समय के लिए वर्किंग होता है, बट जब आप इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो जाती है. दिस वाज पॉइंट नंबर 1 इन द सेटअप. वी हैव लर्न दिस. ये सीखा आपने. दूसरे पॉइंट में सीखा बच्चे आपने इसका वर्किंग क्या होता है. लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है. ओवरऑल सेल रिएक्शन, OCR इज ओवरऑल सेल रिएक्शन. ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुआ, और ये अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये इसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या वर्जन होता है. So quickly note it down and then we will move towards the quantitative, the mathematical aspect of galvanic cell, how to calculate the electrical energy produced by this galvanic cell. What did I say? मैंने क्या बोला? इस galvanic cell से कितनी electrical energy produce होती है, जिसको आप नाम देते हैं EMF, electromotive force का, उसको calculate करने का क्या फॉर्मूला है? उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नर्स इक्वेशन होता है, जो हम लोग इमीडिएटली सीखेंगे. अभी क्विकली रिवाइज टिल दिस पॉइंट.
As you can see, the assignment is, हम लोग EMF electromotive force, EMF electrical energy produced by the galvanic cell कैसे कैलकुलेट करते हैं. द इक्वेशन विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय galvanic cell is, what is the equation known as? The equation is known as Nernst equation. I will repeat, Nernst equation. Nernst equation का फॉर्मेट गिब्स फ्री एनर्जी के डिनोमिनेशन में. So according to Nernst equation, let me write the spelling. You have to check the spelling also. Nernst equation is this, that delta of G, the free energy change, delta G, the free energy change, delta G you must be understanding, सारे बच्चों को पता है. Free energy change accompanying a galvanic cell reaction, delta G is equal to delta of G naught, standard free energy change, plus RT, universal gas constant, absolute temperature, natural log ln, reaction quotient Q. Quickly note it down. Delta of G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where Q is reaction quotient, ln is natural log. So now this is point number 1. Point number 2, you must be knowing delta G is a measure of all types of non-mechanical work performed by a system. So delta G is equal to NFE. E is an electrical work performed by galvanic cell. So putting these two equation together, can I write this? मैं तुमसे परमिशन ले रहा हूँ. क्या मैं लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ NFE is equal to minus of NFE naught plus RT ln of Q. Yes, no? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? माइनस NF ऑफ E is equal to माइनस NFE naught plus RT ln Q. यहाँ पर मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था, N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सचेंज है. आई रिपीट, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. F क्या बचे? F जो होता है वो फेराडे कांस्टेंट होता है. एंड E इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनिक सेल, एज आई टोल्ड यू, EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल. So some things, there are certain parameters getting cancelled out, or you can write it as E is equal to, quickly cross check whether I am right or not, is equal to E naught minus RT upon NF. What else? और क्या लिखना चाहिए मुझे? मेरा मानना है हमें और लिखना चाहिए 2.303. ये क्या नई चीज आ गई यहाँ पे? नई चीज नहीं है. अगर आप लॉग बेस E नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF इंटू 2.303 लॉग बेस 10 रिएक्शन क्वोशिएंट Q, which is further subdued to simplify to E is equal to E naught minus R as universal gas constant 8.314 joule per Kelvin per mole if the standard temperature is taken, which is 298 Kelvin or 25 degrees centigrade. F is a Faraday constant. This 2.303 is again a constant. If we simplify further, अगर आप further simplify करते हैं, ये मिल जाएगा 0.0591 divided by n and then log base 10 and reaction quotient Q. Reaction quotient Q is the concentration of product upon concentration of reactant. You can write it like this. The square brackets represent concentration of product and reactant. So this is the eventual finalized version of Nernst equation. I say, repeat, this is eventual finalized version of Nernst equation in terms of, in the denomination of EMF E. Quickly note it down. This is how we calculate electrical energy produced by a galvanic cell. This is known as the famous Nernst equation. Quickly note it down and we reconnect. Quickly note it down. First, galvanic cell setup we have done. We have done setup, yes, no. We have done what is working of galvanic cell, yes, no. We have done how to calculate electrical energy produced by galvanic cell, yes, no. So these portion we have completed. ठीक है बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है?
ये चीजें हमने क्लास में देख ली, हमने कर लिया इसको। अब हम लोग निकालना सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। सो अगर ये आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें लेफ्ट हैंड पे ये हो रहा है, राइट हैंड पे ये हो रहा है, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, तो आपने इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट क्या लिखा था? आपने लिखा था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस वॉट, मैं भूल गया क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ई नॉट माइनस क्या लिखना चाहिए, ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन एंड लॉग बेस 10 रिएक्शन कोशेंट क्यू। राइट इट वेरी क्लियरली। कोई बच्चा मुझे क्विकली ये बता सकता है कि यहां पर जो आपने n लिखा है, n क्या है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है, क्विकली टेल मी क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मोल ऑफ द हाफ रिएक्शन। एक हाफ रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, n उसी को रिप्रेजेंट करता है। यू विल टेल यू आर टॉकिंग अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, समझ नहीं आ रहा टीचर आप क्या बोल रहे हैं। अरे भैया n का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 मोल का। राइट हैंड पे भी 2 मोल का एक्सचेंज हो रहा है, सो n का वैल्यू क्या लेना है आपने? 2 लेना है। सो n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मोल ऑफ हाफ रिएक्शन और पर हाफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस इज n। नाउ हम निकालना क्या चाहते हैं? अभी यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब आप मुझे एक बात ये बताएंगे, एट इक्विलिब्रियम अगर आप इस गैल्वेनिक सेल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम की तरफ पुश करते हैं तो क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? एट इक्विलिब्रियम क्या रिएक्शन कोशेंट Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाता है? दिस इज चेंज नंबर 1, माइंड दिस। सो एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोशेंट Q क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर हो जाएगा। मेंशन करेंगे इस बात को, दिस इज पॉइंट नंबर 1। वैसे Q क्या है? रिएक्शन कोशेंट है, और Q का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे? Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट हियर? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन into concentration of copper divided by concentration of copper 2 positive ion reactant multiplied by concentration of zinc। क्विकली चेक कर लो, देखो मैंने सही लिखा है कि नहीं यहाँ पे। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रेशियो को बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अब तुमको एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे, यहाँ पर कुछ चीजें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड स्टेट में? जिंक सॉलिड स्टेट में है और कॉपर सॉलिड स्टेट में, ये दोनों चीजें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है ना भाई। जो चीजें सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं उनका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास हम लोग कन्वेंशनली 1 के बराबर लेते हैं। मेंशन दिस समवेयर रिवीजन सेक। तो दिस इज फर्दर सबड्यूड और चेंज टू व्हाट? जिंक 2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। सो रिएक्शन कोशेंट वी नो, वी अंडरस्टैंड रिएक्शन कोशेंट। दिस थिंग आई हैव रिमाइंडेड यू, एक बार दोबारा रिवाइज करा दिया। वापस आ जाएंगे यहाँ पे। एट इक्विलिब्रियम Q हैज बिकम इक्वल टू K एंड व्हाट एल्स? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G का वैल्यू क्या होता है भैया? डेल्टा G जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और डेल्टा G किसके बराबर होता है? माइनस NFE के बराबर। सो डेल्टा G 0 के बराबर है, डेल्टा G किसके बराबर है? 0 के बराबर, और डेल्टा G माइनस NFE के भी बराबर है। अब आप मुझे एक बात ही बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0 होगा नहीं कभी। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? ना जी, नहीं हो सकता। सो किसका वैल्यू 0 हो जाएगा? E का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम अनदर चेंज विच वी कैन डू इज E इज ऑल्सो बिकमिंग इक्वल टू 0। सो दीज आर द 2 चेंजेस विच वी विल डू इन दिस इक्वेशन। So what happens? E has become equal to 0. So 0 is equal to what? E naught. What else? आप मुझे बताइए। minus 0.0591 divided by n, and what else? Log, and what else? Base 10 and equilibrium constant K. So E naught multiplied by number of moles of electron and divided by 0.0591 is equal to log base 10 equilibrium constant. So this is how we calculate the value of equilibrium constant accompanying a galvanic cell reaction using
नर्स्ड इक्वेशन, मैं रिपीट करूंगा, इस तरीके से, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप क्या निकालने के लायक हो गए, यू कैन कैलकुलेट, आप निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू accompanying a galvanic cell reaction. So quickly note it down so that we will move to the last subsequent topic of this important topic, galvanic cell. So quickly note it down. How to calculate entropy change accompanying a galvanic cell reaction, ये सीखना चाहते हैं हम लोग. So मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछूंगा. थर्मोडायनेमिक्स का आपको आइडिया है, you have an idea that delta G is always equal to delta of H minus T delta. Is that okay to all of you? मेरी बात समझ में आ रही है? डेल्टा G क्या होता है भाई? डेल्टा G होता है डेल्टा ऑफ H माइनस T डेल्टा H. दिस ऑल ऑफ अस नो. एक और छोटा सा इक्वेशन, क्या डेल्टा G जो होता है वो डेल्टा H प्लस T डी डेल्टा G पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन dt एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट. सो कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2. राइट बोथ द इक्वेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. डेल्टा G इज इक्वल टू delta H minus T delta S, famous thermodynamics equation you must have done in your previous class. और delta G is equal to delta H plus T delta G delta T at constant pressure. This is known as partial differential sort of that. So अगर इन दोनों इक्वेशन को आपने कंपेयर कर दिया, so क्या इन दोनों के बेसिस पे हम लोग ये बोल सकते हैं डेल्टा ऑफ S जो है, डेल्टा S मतलब ये, क्या ये बराबर है डी डेल्टा G अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर के? यस नो. हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे, क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं द एंट्रोपी चेंज accompanying a galvanic cell reaction. सो क्या इन दोनों के बेसिस पे ऐसा लिखा जा सकता है? सब कुछ ठीक लग रहा है आपको यहाँ पे? मुझे लगता है हम लोगों से कुछ गलती हुई है. क्या गलती हुई है यहाँ पे? यहाँ हमें एक नेगेटिव साइन जरूर डालना चाहिए था. सो ये एक चेंज करेंगे. इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू नाउ? इज इट फाइन? नाउ यू टेल मी, क्या आपने सीखा है अभी थोड़ी देर पहले कि डेल्टा G का वैल्यू बच्चे माइनस ऑफ NFE के बराबर होता है ना भाई, माइनस NFE. सो अब अगर आप इस माइनस डेल्टा S को ये लिख लें, ये माइनस NF डेल्टा E dt एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर हो रहा है, तो इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. मैंने N और F को डिफरेंशिएशन से क्यों बाहर रखा है मुझे नहीं पता, आपको पता है? Why N and F are pulled away from differentiation? Because they are out and out constant. They are not differentiable. They are constants kept out of this. Now you tell me, could I write this that delta of S? Can I write this as delta of S? Now it will take some time. Can we write as delta of S is equal to, or delta S upon NF, let us save some steps, delta S upon NF, can I write this to be equal to dE dt at constant pressure? Yes, no? So how to calculate entropy change accompanying a galvanic cell reaction? We can safely say delta of S is equal to N into F times delta E delta T at constant pressure isobaric condition. So this is how delta S is calculable. इस तरीके से delta S का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं. यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, F फैराडे कांस्टेंट है, d dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है भाई? dE dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? ये होता है, दिस इज E2 माइनस E1, difference of two EMF at two different temperature T2 and T1. So you can take it this way. So what is d dt at constant pressure? It is the difference of EMF of the galvanic cell at two different temperatures, and this is known as what? This is known as temperature coefficient of EMF of a galvanic cell. I repeat, this is known as temperature coefficient of EMF of the galvanic cell, and this is the formula how do we calculate the entropy change accompanying a galvanic cell reaction. Last
important part is how to calculate the efficiency of a galvanic cell. Efficiency of a galvanic cell is given by a mathematical formula, flat formula, not derived. Efficiency of galvanic cell is given by mathematical formula delta of G upon delta of H. So quickly note it down. These are some of the mathematical terms associated with a galvanic cell. We have discussed at length. Quickly revise so that we can do some numerical, some question asked as PYQs, previous year question in your exam. So that's it from our side. I hope you must have enjoyed. Thank you. Thanks a lot. God bless.